एक एम्प्लॉय अगर रेंट पे करता है तो उसे बदले में कंपनसेशन मिलता है कंपनी से इन द फॉर्म ऑफ HRA, बट अनफॉर्चुनेटली हर किसी को कंपनी से ये अलाउंसेस नहीं मिलते। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो जो इंसान रेंट पे करता है एंड उसे HRA नहीं मिलता उसके लिए तो ये डिडक्शन बहुत ही अच्छी बात है। बट पता है 1997 में इस डिडक्शन को हटा दिया गया था। उस टाइम पे इस डिडक्शन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा था एंड कंसिडरिंग कि हम किस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जेन्युइननेस पता लगाना कि एक्चुअली में HRA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्लस होम ओनर्स की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि होम ओनर्स तो कोई रेंट पे नहीं करते तो उन्हें तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी इस प्रकार की, बट जो लोग रेंट देते थे उसका वो डिडक्शन लेते थे। तो इसलिए पैरिटी नहीं थी दोनों के बीच में। सो अल्टीमेटली इस डिडक्शन को हटा दिया गया था 1997 एंड देन अगेन उसमें कुछ चेंजेस करके 1998 में उसे फाइनली री इंट्रोड्यूस किया गया। ये डिडक्शन बहुत ही सिंपल है कि जितना रेंट आप पे करते हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता। बट वहीं पे इस डिडक्शन का मिसयूज ना हो इस वजह से कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। लेट्स से कि एक इंसान दिल्ली में काम कर रहा है तो दिल्ली में उसके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। ये घर ना ही असेसी के नाम पे होना चाहिए, ना ही उसके स्पाउस के नाम पे और ना ही उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे। बट यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो वो जयपुर में पहले रहता था, वहां पे वो घर ओन करता है एंड ड्यू टू वर्क वो दिल्ली शिफ्ट हो गया एंड अब यहाँ दिल्ली में किराए पे रह रहा है। ऐसे केसेस में रिलीफ देने के लिए कंडीशन ये है कि वो जो दूसरा वाला घर है जो आप ओन करते हो वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं डिक्लेयर करोगे, वो लेट आउट माना जाएगा। क्योंकि एक तरफ आप कहते हो कि आप जयपुर वाले घर में रहते हो और दूसरी तरफ दिल्ली में जो आप रेंट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन चाहिए आपको, तो ये दोनों अलाउड नहीं होंगे एंड इन्हीं सब बातों की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है इन फॉर्म 10BA। तो ये तो बातें हो गई कंडीशंस की। अब देखते हैं कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कुछ इस तरीके की दिखती है, बट डोंट वरी मैं आपको एक एक पॉइंट का लॉजिक बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 से। 1969 में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था कि ऑन एन एवरेज एक इंसान 25% ऑफ इनकम स्पेंड करता है रेंट पे एंड उसी बेसिस पे ये पॉइंट डाला गया कि अगर आप एवरेज में फॉल करते हो और 25% ऑफ इनकम स्पेंड करते हो रेंट पे तो उतने अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये था रीजन सेकंड पॉइंट का। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि इनकम के 10% तक का रेंट तो आप ही बेयर करोगे एंड उसके ऊपर जितना जाएगा उतने अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25% जो एवरेज में फॉल करता है। आई नो ये रिलेशन सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि एक इंसान है जिसकी नेट इनकम है 1000 रुपीज एंड वो रेंट पे करता है 400 रुपीज का। सो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बनता है 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300, क्योंकि 10% ऑफ इनकम तक का खर्चा वो तो एसएससी को खुद ही बेयर करना पड़ेगा एंड ऊपर का पार्ट है जो गवर्नमेंट डिडक्शन देने को तैयार है। बट एवरेज इंसान पे करता है 25% ऑफ इनकम तक, तो बना 250, क्योंकि आप अपनी इनकम का 40% रेंट में दे रहे हो जो कि एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो होगी 25% ऑफ इनकम की, यानी 250। तो ये था इन दोनों के बीच का रिलेशन। देन लास्ट पॉइंट है 5000 पर मंथ। अब हो सकता है कि आपको ये 5000 रुपीज पर मंथ बहुत ही कम लगे, बट गवर्नमेंट जो भी डिडक्शन देती है वो लोअर या फिर लोअर मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए देती है। इसी वजह से यहाँ पे 5000 पर मंथ रखा गया है। सो आई होप आपको 80GG का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हर पॉइंट के पीछे क्या लॉजिक है। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।